फ्रेंड्स, वेलकम्स टू यू लर्निंग मंत्रा ट्यूटोरियल। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर है लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में मुझे पढ़ना है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लाइट के बारे में, उसके बाद लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको जानने वाले हैं। और एक क्या है, जो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, बस इतना चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं लाइट का डिस्कस करता हूँ। लाइट के बारे में पहले जान लेते हैं इस चैप्टर पढ़ने से पहले। तो चलिए देखिए लाइट क्या है। लाइट जो है टॉपिक लिख लिए। तो लाइट के बारे में आप लोग पीछे क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में। लाइट में बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे लाइट एक्चुअली क्या होता है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। दूसरा बात, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाता है, जैसे जाएगा एकदम स्ट्रेट पाथ, ऐसा ऐसा नहीं जा सकता है ये, ठीक है। जिगजैग मोशन में नहीं जा सकता। लाइट हमेशा किस मोशन में जाएगा, एकदम स्ट्रेट पाथ में जाएगा, एकदम स्ट्रेट पाथ में, जैसे भी जाए एकदम स्ट्रेट में जाएगा। लाइट हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट में जाता है। और लाइट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, लाइट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो लाइट की वजह से ही हम लोग कोई भी चीज को देख पाते हैं। कहने का मतलब है बिना लाइट के हम लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अब आवर आइज जो है बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख पाएगा। कोई भी चीज़, ये मार्कर है, इसको मैं तभी देख पाता हूँ जब इस पर लाइट पड़ती है और ये लाइट डायरेक्ट हमारे आई पे बाउंस बैक करता है, तभी हम देख पाते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट मैक्स, ठीक है, विजिबल। लाइट जो मैक्स थिंग्स विजिबल, लाइट जो है थिंग्स को विजिबल बनाता है, मतलब लाइट की वजह से ही हम लोग देख पाते हैं। तो ये कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज थी। तो चलिए मैं लिख देता हूँ लाइट की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट में लिख सकते हैं क्या, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है। सेकंड क्या लिख सकते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। इसको क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट पाथ। लाइट जो हमेशा स्ट्रेट पाथ में जाता है। थर्ड क्या है, लाइट मैक्स थिंग्स विजिबल। मैक्स थिंग्स विजिबल, तो लाइट जो है थिंग्स को विजिबल बनाता है, मतलब हम लाइट की वजह से ही हम कोई भी चीज देख पाते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया विजिबिलिटी का थिंग्स आ गया। तो ये विजिबल किस तरीके से बनाता है उसके बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। तो आप लोग को पता होगा विजिबल के बारे में, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, देखने योग्य। तो अब मैं बता देता हूँ, एक चीज होता है लुमिनस होता है और एक होता है नॉन लुमिनस होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, नॉन लुमिनस होता है। तो लुमिनस एंड नॉन लुमिनस, क्या है, लुमिनस और नॉन लुमिनस। तो जान लीजिए लुमिनस क्या होता है। लुमिनस के बारे में आप जानते होंगे कि लुमिनस हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसके पास अपना लाइट होगा, उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कहने का मतलब जिसके पास अपना लाइट होगा उसको हम लुमिनस बोलेंगे, और जिसके पास अपना लाइट नहीं होगा उसको हम नॉन लुमिनस बोलेंगे, ठीक है। द थिंग्स विच हैव ऑन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। द थिंग्स विच हैज नॉट ऑन लाइट्स इज नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। तो एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि आपको सबसे एनर्जी का सबसे बिग सोर्स क्या है, तो सन का लाइट है। सन के बारे में आप जानते होंगे, तो आपको पता होगा ना कि सन के पास अपना लाइट होता है, इसलिए हम सन को लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि बर्निंग कैंडल हो गया, बर्निंग कैंडल जो जलता हुआ कैंडल है वो हो गया। आपका इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो गया, जो जो खास करके जल रहा होता है। तो ये सब के पास क्या है, अपना लाइट है, ठीक है, क्योंकि वो हमें लाइट देता है, तो उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि टॉर्च हो गया, ठीक है, घर में लैंप हो गया, और बहुत सारे चीज़ है जो जिसके पास अपना लाइट है। बहुत सारे स्टार हैं, ये सब जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके पास अपना लाइट होता है। और नॉन लुमिनस में क्या हो जाएगा, जिसके पास अपना लाइट नहीं होगा, जैसे कि वॉल हो गया। वॉल के पास अपना लाइट होता है, नहीं होता है ना। और वुड हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी के पास भी अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है। और बता दूं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल एक तो मून भी है। आप कहते हो कि मून क्यों रिफ्लेक्ट करता है, मून भी चमकता है ना। तो मून के पास अपना लाइट नहीं होता, वो लाइट जो है सन का लाइट से या स्टार के लाइट से
वो क्या होता है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है जिस वजह से चमकता है। तो मून के बारे में आप लोग समझते होंगे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो मून क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और सन जो होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस समझ में आ गया। कहने का मतलब एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ। लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम उसको बोलेंगे द ऑब्जेक्ट हैविंग ऑन लाइट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट, और द ऑब्जेक्ट विच हैज नो ऑन लाइट इज नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल जैसे कि सन हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, कैंडल जलता है तो लाइट निकलता है, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, जो भी आप जानते होंगे, टॉर्च हो गया, ठीक है, ये सब लुमिनस थिंग्स है। और नॉन लुमिनस में जिसके पास अपना लाइट नहीं होगा उसको हम नॉन लुमिनस बोलते हैं। तो वॉल हो गया, वॉल के पास नहीं होता है, ठीक है। वुड हो गया, लकड़ी के पास अपना लाइट नहीं होता है। मून हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ है, स्टोन हो गया, जो जो आपको एग्जाम्पल से समझ में आप आ पा रहा हो, जिसके पास अपना लाइट नहीं होगा उसको हम नॉन लुमिनस बोलेंगे, ठीक है। तो ये लाइट और इसके लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में पढ़ चुका है, ठीक है। अब मैं एक मीडियम बता देता हूँ, जैसे कि जस्ट बात मैंने किया है कि लाइट जो है ट्रैवल करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में। लाइट क्या करता है, ट्रैवल करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में। तो और दूसरी बात क्या है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए जो है किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट जो है बिना मीडियम के ही जो क्या करता है, मूव कर सकता है। बिना मीडियम कहने का मतलब वैक्यूम में, जहाँ पे ना एयर हो, कोई भी चीज़ नहीं हो, उसमें भी लाइट जो है ट्रैवल इजिली कर सकता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ जैसे कि अब मीडियम में अगर हम लाइट को ट्रांसफर कराएंगे मीडियम में, तो मीडियम थ्री टाइप्स के मीडियम्स होते हैं। तो पहला तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, और तीसरा क्या होगा, ओपेक्यू होगा, ठीक है। ये तीनों चीज के बारे में जान लीजिए। ये लाइट को ट्रेवल करने के लिए ये थ्री मीडियम्स इसको बोल सकते हैं। तो पहला क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पारदर्शी मीडियम बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स क्या है, ऐसा मीडियम जिससे लाइट जो है इजिली ट्रेवल कर जाए, इजिली पास कर जाए, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। क्या बोला मैं, ऐसा मीडियम जिससे लाइट जो है आसानी से पार कर जाए, उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट बोलते हैं क्या, ऐसा मीडियम जिससे लाइट जो है कुछ लाइट पास करेगा और कुछ बैक कर जाएगा, मतलब टोटल लाइट जो है पास नहीं करता, उसको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। इसको अर्धपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लाइट पार करेगा और कुछ नहीं पार करेगा। उसके बाद ओपेक्यू क्या है, ये ऐसा मीडियम है जिससे लाइट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल इजिली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम उसको बोलेंगे। ऐसा मीडियम जिससे लाइट क्रॉस कर जाए इजीली, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं, एग्जांपल के लिए आप ग्लास को देखे होंगे, ये बेस्ट एग्जांपल है। ग्लास अगर मैं ग्लास यहाँ पे डाल दिया, इधर से लाइट मैं दूंगा तो क्या होगा, लाइट इजीली ट्रेवल कर जाएगा। तो ये ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम का एकदम बेस्ट एग्जांपल है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, दूसरा बात ये भी कर सकते हैं, जिसके आर पार दिखाई भी देने लगे ना, उसको भी हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ग्लास अगर है तो ग्लास के उस पार भी हम लोग देख पाते हैं, इस पार से उस पार देख पाते हैं। देखने का वजह यही है क्योंकि लाइट जो है यहाँ से ट्रेवल करके वहाँ चला जाता है, इसके कारण से हम लोग इजिली ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम देख पाते हैं। तो ऐसा ग्लास कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सब ग्लास में, बहुत सारे ग्लास होते हैं जो ओपेक्यू होते हैं या फिर ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो मैं साफ ग्लास की बात कर रहा हूँ, क्लीन व्हाइट ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे लाइट इजिली ट्रेवल कर जाए। हर चीज को आप डिफिनीशन से समझ के क्लियर कर सकते हैं। डिफिनीशन में क्या बताया है, जिससे लाइट इजिली ट्रेवल कर जाए, इजिली क्रॉस कर जाए, तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। और जिससे लाइट क्रॉस नहीं करेगा उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम में नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लास लिख दिया, तो बहुत सारे ऐसे ग्लास हैं जिससे लाइट जो है इस पार से उस पार नहीं जाता है, ठीक है। तो वो ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं रह जाएगा, वैसा ही ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा जिससे लाइट इजिली ट्रेवल कर जाए, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट समझ पा रहे होंगे, जिससे लाइट इजिली ट्रेवल कर जाए। और ट्रांसलूसेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट भी जान लीजिए। तो ट्रांसलूसेंट क्या है, जिससे कुछ लाइट पार करेगा और कुछ लाइट पार नहीं करेगा, ठीक है। द मीडियम
in which some light passed or some light bouncing back. Bouncing back is called translucent medium. ठीक है, मतलब ऐसा मीडियम जिससे कुछ लाइट पास कर जाए और कुछ लाइट पास ना करे, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल आप लोग को पता होगा, जैसे कि ऑयली पेपर होता है। ऑयली पेपर कहने का मतलब पेपर में जो है ना तेल लग जाता है, तो आप देखे होंगे कि इससे थोड़ा सा लाइट पास करेगा, थोड़ा सा पास नहीं करेगा, तो इसको आप ऑयली पेपर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ऑयली पेपर। कोई गीला पेपर जो है, तेल से गीला पेपर में हम सारा लाइट पास नहीं कर सकता, और भी बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल, जिससे हाफ कुछ लाइट पास करे और कुछ लाइट नहीं पास करेगा, तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्या है, ओपेक्यू है, उसके बारे में बता देता हूँ। नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, जैसे आपको नोट करना है नोट करते जाइएगा। जब तीसरा क्या है, ओपेक्यू है। तो ओपेक्यू के बारे में जस्ट मैंने बताया है कि उससे बिल्कुल लाइट पास नहीं करेगा। ठीक है, the medium in which light cannot pass is called opaque। ठीक है, opaque होता है मतलब जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करेगा, उसको हम लोग opaque बोलेंगे। जैसे कि मैं बात कर दूं कि वुड का बात कर दूं, मैं बड़ा बड़ा वुड की बात कर दूं, मैं वॉल की बात कर दूं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ है जिससे लाइट पास ना करे, उस लोग को हम क्या बोलेंगे, ओपेक्यू बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम ये लाइट ही पढ़ रहे हैं, और लाइट का कुछ नेचर की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो लाइट का नेचर क्या क्या है उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो लाइट जो है डुअल नेचर शो करता है। लाइट क्या है, डुअल नेचर शो करता है। टॉपिक लिख देता हूँ मैं, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ, लाइट जो है डुअल नेचर शो करता है। लाइट शोज डुअल नेचर। देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, क्या चीज, डुअल नेचर। एक वर्ड आ गया, क्या आ गया, ये डुअल नेचर वर्ड आ गया। दैट मीन्स लाइट जो है दो नेचर शो करता है। तो नेचर कौन कौन सा है, तो फर्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। क्या लिख सकते, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। ठीक है, एक अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी होता है, और दूसरा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी होता है। पार्टिकल थ्योरी होता है। अब दोनों चीज समझ लीजिए, वेव थ्योरी क्या होता है और पार्टिकल थ्योरी होता है। मैं बात कर रहा हूँ नेचर ऑफ लाइट का। नेचर ऑफ लाइट का बात कर रहा हूँ, तो वेव थ्योरी से मैं बता दे रहा हूँ कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट नॉट नीड्स एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे ट्रेवल करने के लिए या प्रोपगेशन करने के लिए बोल सकते हैं। प्रोपगेशन जो होता है या फिर ट्रेवल होता है करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होता है। मीडियम कहने का मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये वेव थ्योरी करता है। ठीक है, तो आप लिखना है तो लिख सकते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, दैट्स not need any medium for their propagation। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे आपको बढ़ा दिया जाएगा, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन टाइप का मैग्नेटिक वेव होता है। तो वो जो इसको जो है, इससे ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होता है। प्रोपगेशन करने के लिए, प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, हिंदी बोल सकते हैं उसको, विसरण बोल सकते हैं। ठीक है, विसरण, डिफ्यूजन बोल सकते हैं। तो प्रोपगेशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये बिना कोई मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम अगर आप समझ रहे होंगे, वैक्यूम, तो आप सोच सकते हैं कि वैक्यूम में भी लाइट इजिली ट्रैवल कर जाएगा। तो
तो यहाँ पे वैक्यूम का चर्चा मैं कर रहा हूँ। वैक्यूम वहाँ पे कोई ना एयर होना चाहिए, ना कोई भी गैस नहीं होना चाहिए, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो उसमें भी लाइट जो इजीली ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा होगा, तो साउंड क्या था कि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पा रहा था, पढ़े होंगे। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ये ठीक इसके अपोजिट है। ये मैं लाइट की बात करूं तो लाइट में कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये कोई मीडियम में भी ट्रेवल करता है, ये बात सही है। ये कोई मीडियम में भी ट्रेवल करता है, जैसे कि सॉलिड में भी ट्रेवल कर जाता है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर जाता है और गैस में भी ट्रेवल कर जाता है। तो सब में सब बात है, उसके बारे में भी आगे डिटेल्स में बताया जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, पहला है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से क्या कर सकते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे ट्रैवल करने के लिए या प्रोपगेशन करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है ये फर्स्ट डुअल, ये डुअल नेचर है, मतलब दो नेचर शो करता है। तो फर्स्ट वेव थ्योरी है और सेकंड क्या है, पार्टिकल्स थ्योरी है। तो पार्टिकल्स थ्योरी क्या करता है मैं बता दूं कि पार्टिकल्स थ्योरी जो होता है, लाइट जो होता है पार्टिकल्स का बना होता है। वो पार्टिकल्स कौन सा होता है, फोटोन होता है, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स का बना होता है और ये जो है अपने स्टेट पाथ में बहुत रैपिडली मूव करता है, मतलब बहुत तेजी से स्टेट पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, कंपोज ऑफ पार्टिकल्स दैट ट्रेवल वेरी फास्ट इन स्टेट पाथ, इन स्टेट पाथ, ठीक है। पाथ लिख सकते PATH। तो लाइट जो होता है पार्टिकल्स होता है। लाइट क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। ये पार्टिकल्स कौन सा होता है, फोटोन होता है। ये पार्टिकल्स क्या होता है, फोटोन होता है। फोटोन का बना होता है, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि स्टेट पाथ में बहुत तेजी से मूव करता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये बहुत तेजी से मूव करता है, किधर से भी करे ये बहुत तेजी से मूव करता है। तो ये चीज हो गया, दो चीज। अब कितना तेजी से मूव करता है वो भी मैं बता देता हूँ, कितना तेजी से। दैट मींस अभी मैं बात कर लेता हूँ क्या चीज की। तो मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की मैं बात करता हूँ या वैक्यूम का, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। एयर कह सकते हैं या फिर नियरली वैक्यूम कह सकते हैं, वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको अगर पूछे कि मतलब लाइट का स्पीड एयर या वैक्यूम में कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जो है डिफरेंट मीडियम में इसका स्पीड जो होता है डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीडियम कहने का मतलब ये एयर है, एयर में अलग स्पीड होगा, ठीक है। और फिर सॉलिड होगा, उसमें अलग स्पीड होगा। और फिर कोई गैस होगा, उसमें भी अलग स्पीड होगा। तो ये सिर्फ ये वैक्यूम का है या फिर एयर में नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे भी सब कोई क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि लाइट का स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही क्यों होता है। तो इसके बारे में भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा, तो बता दिया जाएगा कि लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही क्यों होता है। और भी बहुत सारे मीडियम है, ग्लास हो गया, उसमें भी लाइट का स्पीड डिफरेंट है। नाइलॉन हो गया, नाम सुने होंगे, उसमें भी लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। वाटर हो गया, उसमें भी लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने का वजह है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसके बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतना तक आप आज समझ पा रहे होंगे और मैं आगे बात करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस चैप्टर का, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके या जैसे भी नोट करना है नोट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो मैं सबसे पहले बता दूं। यहाँ क्या लिख दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आप लोग पीछे पढ़ा भी होगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप यही पढ़े होंगे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए मैं उसको लिख देता हूँ। तो लिख देता हूं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस where light falls is called reflection of light.
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए तो क्या मैंने लिखा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, मतलब किसी सरफेस से लाइट अगर बाउंस करता है जिस पे गिरा था, फ्रॉम एनी सरफेस वेयर लाइट फॉल। जैसे कि मैं बात करूं, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे लाइट तो सबसे पहला गया, तो गया कि नहीं, उसके बाद जाने के बाद क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, बाउंसिंग बैक करता है, पीछे की ओर बैक करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ पा रहे होंगे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कोई भी मीडियम है, जैसे कि ये दीवार पे स्ट्राइक किया फिर पीछे की ओर लाइट आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो अब मैं इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंट इसका क्या है, लॉ है। लॉ इंपोर्टेंट होता है। लॉ इंपोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि लॉ जो होता है 100% सही होता है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ है, ठीक है, इट हैज टू लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या फर्स्ट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं ऊपर में मिटा देता हूँ, उसके बाद फिगर डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जानना जरूरी है। देखिए डायग्राम क्या होता है, जैसे कि देखिए फर्स्ट लॉ मैंने क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ में मैंने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कोई सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इस पर ये जो लाइट आया, इस पर जो एक लाइट आया, इसको जो लाइट आने वाला लाइट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो लाइट जो है सरफेस पे जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो इससे बाउंसिंग बैक करे, पीछे की ओर बैक कर जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये क्या है, रिफ्लेक्टिव रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये इधर की ओर क्या, ये उधर क्या है। इसमें क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या होता है, एक इस पर क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कहे या फिर परपेंडिकुलर कहे, नॉर्मल कहे या फिर परपेंडिकुलर कहे, ये बिल्कुल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें जो ये जो क्या करता है कि ये एंगल का फॉर्मेशन करता है। जितना एंगल पे ये सरफेस से गया, ये आई होता है, उतना ही एंगल से ये जो है रिफ्लेक्ट भी करता है। तो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना इंसिडेंट का एंगल होगा, मतलब कहने का मतलब ये एंगल के इक्वल होगा, या फिर नॉर्मल से भी अगर हम ले लेंगे तो ये जितना आई होगा उतना ही आर भी होगा। ये आप समझ लीजिए। फर्स्ट लॉ क्या करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल से सरफेस पे गिरा है उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, आई इज इक्वल टू आर, जितना एंगल ये होगा उतना ये भी होगा। मान लीजिए 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक, समझ पा रहे हो। तो फर्स्ट लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या है, देखिए, तो सेकंड लॉ क्या कहता है, एंड मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। ये थर्ड लॉ क्या, सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए तो सेम प्लेन में लाई करता है कि नहीं करता है, तीनों का तीनों देखिए तो एक ही पॉइंट पे लाई करता है, एक ही प्लेन पे लाई करता है कि नहीं करता है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है। तो सेकंड में क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। कहने का बात करूं, दो लॉ समझ पा रहे हो। पहला क्या होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा, ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो दोनों इक्वल होगा। और सेकंड क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होगा, तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होगा। तो ये जो है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये VBI है, जानने के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ
पढ़ाया है मैंने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया है। ये टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में रिफ्रैक्शन का लॉ भी मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, ठीक इसी के बेस पे है, इसलिए इसको जानना जरूरी है, इसी के बेस पे है, इसीलिए जानना जरूरी है, क्योंकि आगे भी इसका डिस्कशन होगा इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, आगे रिफ्रैक्शन का मैं बात करूंगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बात करूंगा प्लेन मिरर की, मैं बात करता हूँ, ठीक है, वो भी रिफ्लेक्शन के बेस पर ही है। प्लेन मिरर जो आप लोग घर में यूज करते हैं, देखे होंगे, बाथरूम में लगा रहता है, और फिर कोई शॉप में भी जाएंगे, दुकान में, जैसे कि गोल्ड शॉप में जाएंगे तो वहाँ भी लगाया हुआ रहता है, तो वो प्लेन मिरर रहता है। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो चलिए प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका मैं बात करता हूँ। तो प्लेन मिरर जो घर में आप यूज करते हैं वो प्लेन मिरर आता है, और आप दुकान शॉप में भी देख चुके होंगे प्लेन मिरर का यूज। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्लेन मिरर का ही यूज क्यों करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, इमेज जो है प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया वर्चुअल, और दूसरा वर्ड क्या आ गया, इरेक्ट हो गया, इसको समझना जरूरी है। देखिए वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज बोल सकते हैं या फिर ये इसको इमेजनरी इमेज बोल सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या है, कहने का मतलब इमेजनरी, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो वैसा इमेज जिसको स्क्रीन पर जो है उतारा नहीं जा सकता है, स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कहने का मतलब जो फिल्म कैमरा देखे होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे, तो वो सब रियल इमेज रहता है, ठीक है। और जो हम लोग अपना मिरर में जो फेस देखते हैं वो इमेजनरी इमेज रहता है, क्योंकि जो है मिरर में जो फेस रहता है उसको हम अपने आप को वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये मिरर में जो फेस देख रहे हैं उसको हम कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो वर्चुअल का भी डिफिनीशन लिखा दूंगा, और रियल का भी डिफिनीशन लिखा दूंगा, आगे है पढ़ना। और एक इरेक्ट क्या होता है, इरेक्ट कह सकते हैं, या फिर इरेक्ट कहने का मतलब होता है इरेक्ट जो बिल्कुल सीधा होता है। इरेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, सीधा होता है, हिंदी इसको सीधा बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट, तो वर्चुअल मतलब क्या बताया कि काल्पनिक, इमेजनरी बोल सकते हैं, और इरेक्ट मतलब सीधा होता है। जैसे कि मैं मिरर में देख रहा हूँ, तो जैसा मैं देख रहा हूँ मेरा सर ऊपर है तो सर ऊपर ही रहेगा, ठीक है, तो वो सीधा होता है। और लेफ्ट राइट चेंज करता है, इन्वर्टेड होता है, लेफ्ट राइट में चेंज कर जाता है, वो मैं आगे 4th पॉइंट में बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेज जो फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होगा, ठीक है, और एक इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सेम साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब क्या है, प्लेन मिरर में जो जितना मतलब आप 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट अगर कोई रखते हैं, तो वहाँ पे अगर प्लेन मिरर में भी देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर का ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सेम साइज ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। और तीसरा क्या है कि मिरर से हम जितना डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक उतना ही डिस्टेंस पे जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। तीसरा पॉइंट में क्या है, इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब हम मिरर के जितना दूर पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक मिरर से उतना ही दूर पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली आप कर के देख सकते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर जो है सबके घर में रहता है, ठीक है, उसे आप करके देख सकते हैं। कोई प्लेन मिरर रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जितना डिस्टेंस पे आप मिरर से रखेंगे, ठीक उसके उतना ही डिस्टेंस पे जाके इमेज का फॉर्मेशन होता है। वर्चुअल इरेक्ट के बारे में भी आप चेक कर सकते हैं। और ये थर्ड तो बता दिया। और 4th प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो लैटरली इन्वर्टेड होता है। जैसे कि आप ये भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर के आप सामने में अगर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये मार्कर है या फिर कोई भी थिंग्स को आप हाथ में लेके मिरर में खड़ा होकर देखेंगे, तो मिरर में खड़ा होकर देखने से आपको क्या मिलेगा, अगर राइट हैंड में ये मार्कर पकड़े हुए आप रहेंगे तो आपको मिरर में लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा। तो लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। ये आप चेक कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट को आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
तो बहुत सिंपल है प्लेन मिरर में प्रॉपर्टी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो पूछेगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। तो फर्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल, मतलब सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इक्वल लिख सकते हैं। और थर्ड में क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पे रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में ये लिख सकते हैं, द इमेज फॉर्म इन इज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितना दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही दूरी पे जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड के बारे में समझा दिया मैंने, ठीक है। लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक। कोई भी सामान लेके आप मिरर के सामने खड़े होकर चेक कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में बता दिया, ठीक है। और भी कुछ है प्लेन मिरर के बारे में और मैं बता देता हूँ। दूसरा बात, एक चीज रिफ्लेक्शन के बारे में भी मैंने जस्ट पढ़ाया है। तो रिफ्लेक्शन जो है, ये लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक करता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक करता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होगा ना कि ये सरफेस के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। सरफेस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो देख लीजिए। जब कोई सरफेस जो होगा, मान लीजिए ये सरफेस है, वो बिल्कुल स्मूथली सरफेस होगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा, इसकी लाइट क्या होगा, इजीली जो है क्या कर जाएगा, बाउंसिंग बैक कर जाएगा, ठीक है, इजीली बाउंसिंग बैक कर जाएगा। ये तो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो है सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे, जैसे कि आपको प्लेन मिरर की मैं बात करूं, तो प्लेन मिरर में क्या होता है ना कि जितना लाइट जाएगा तो वो बिल्कुल बाउंसिंग बैक कर जाता है कि नहीं कर जाता है। और यहीं पे मैं कोई दीवार ले लेता हूँ, कोई वॉल पे मैं टच करता हूँ, तो क्या लाइट देख पा रहे होंगे कि टोटली रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, मतलब जितना प्लेन में करता था उतना नहीं करेगा। तो ये आप कह सकते हैं। तो अब रिफ्लेक्शन जो डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर जरूर डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट आप जान सकते हैं, ठीक है, आप गेस भी कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा बात क्या है, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर आप घर में देखते होंगे, ठीक है, ये जो है प्लेन मिरर जो है आप घर में देखते होंगे। तो इसमें आप क्या देखते होंगे कि इसके पीछे जो होता है ना, इसके पीछे ये जो होता है, इसके पीछे वाले सरफेस में अगर देखे होंगे तो इसके ऊपर कुछ कोटिंग किया रहता है, क्लॉट किया रहता है, इसके ऊपर जो है कुछ क्लॉट किया हुआ रहता है। वो क्या रहता है, सिल्वर का क्लॉट किया रहता है, सिल्वर रहता है क्लॉट किया, वो भी रेड कलर में क्लॉट किया जाता है, सिल्वर रेड कलर से क्लॉट किया जाता है। ये पीछे वाला जो होता है रेड कलर से क्लॉट किया जाता है। क्यों रेड कलर से क्लॉट किया जाता है, क्यों सिल्वर से क्लॉट किया जाता है, तो आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ग्लास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर ग्लास पे कोई लाइट पड़ेगा तो इस पार से उस पार चला जाएगा, ठीक है। तो उसको लाइट को बाउंसिंग बैक जब तक होगा नहीं तब तक अपना चेहरा हम तो उसमें देख नहीं पाएंगे। मिरर में हम अपना चेहरा देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करे। तो उसको रिफ्लेक्शन करने के लिए पीछे कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो वो मीडियम क्या है, हम लोग सिल्वर डाल देते हैं, सिल्वर का डाल देते हैं। और सिल्वर ही क्यों डालते हैं, तो सिल्वर जो है सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है। क्या बोल सकते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट में लिख देता हूँ, ठीक है। इसलिए हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं। मिरर में जो है पीछे का जो कोटिंग किया रहता है सिल्वर का, और भी रेड कलर का पेंट किया रहता है, ठीक है, रेड कलर पेंट रहता है, रेड कलर का पेंट किया रहता है, सिल्वर के साथ रेड कलर का पेंट किया रहता है। तो ये सिल्वर चांदी जो जानते होंगे बहुत ये चमकीला होता है, ठीक है। ये गोल्डन जो होता है, गोल्डन नहीं सॉरी सिल्वर जो होता है इसके ऊपर कोटिंग क्लॉटिंग किया रहता है। तो आप समझ पा रहे होंगे सिल्वर का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है। समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है उसके डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लाइट के बारे में जाना। तो लाइट के बारे में आप क्या क्या जाने हैं उसको आप रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद मैंने बताया था लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, उसको भी आप अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद मैंने जस्ट बात करा था नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या क्या था। तो उसमें मैंने डुअल नेचर की बात करा था। डुअल नेचर में क्या था, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी अलग था और अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स थ्योरी अलग था, ये दो चीज़ें था। उसके बाद मैंने जो बात करा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने फिगर भी एक ड्रॉ कर दिया था और उसमें 2 लॉ लिखा था। कितने लॉ लिखे थे, 2 लॉ लिखे थे। तो वो 2 लॉ आप रिकॉल कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से।
और उसके बाद मैंने बताया है कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज कैसा कैसा फॉर्म करता है उसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है, और उसका प्रॉपर्टीज जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू वगैरह में आस्क किया जाता है एग्जाम में। और उसके बाद ये जो है प्लेन मिरर के पीछे का जो ये क्लॉट क्या चीज़ रहता है उसके बारे में मैंने डिस्कशन करा। तो आगे जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो इमेज कैसे फॉर्म करता है, जिसमें दो टाइप्स कॉन्वेक्स है और कॉन्केव है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो जो पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट आप नोट्स बनाते जाएंगे। एक्चुअली ये बिल्कुल क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और कंटिन्यूअसली पढ़ाया जाएगा। इसलिए क्या करना है कि आप लोग को नोट्स बना लेना है, ठीक है, नोट्स बनाते जाइए और आगे कंप्लीट करा दिया जाएगा। चैप्टर को कंप्लीटली आपको 100% कराया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि नेट पे ये फिर यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन सीरियल वाइज कहीं पढ़ाया हुआ नहीं है, इसलिए जो है आपको सीरियल वाइज पढ़ना है तो बिल्कुल आप अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रॉब्लम जो है कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और यह जो भी तरीका आपको बताया गया है उससे आप आस्क कर सकते हैं, प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी के लिए थैंक यू, जय हिंद।